नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। और हम लोग में इस दफ़ा आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक और ख़ास मेहमान से। मेरे साथ आज मौजूद हैं जया जेटली, जो सियासतदान रही हैं। पॉलिटिक्स में एक लंबा सफ़र उन्होंने पूरा किया है। इसके अलावा वो लेखक हैं, इसके अलावा वो क्राफ्ट एक्टिविस्ट हैं और तमाम तरह से वो अपने आसपास की दुनिया से, अपने आसपास के क्राफ्ट्स पर्सन से जुड़ी रही हैं। दिल्ली के बाहर के जो लोग हैं वो भी दिल्ली हाट ज़रूर जानते हैं और दिल्ली हाट के पीछे जो शख्सियत रही हैं वो जया जेटली हैं, चाहे वो ट्राइब्स शॉप हो या वो दिल्ली हाट हो। जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाल ही में आपने एक नई किताब भी लिखी है। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन अभी जो आपने लिखी है लाइफ अमंग्स्ट द स्कॉर्पियंस, किताब में 1970 से लेके करीब करीब 2000 तक का पीरियड आपने कवर किया और जो मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स रही आपकी जिंदगी में वो भी है और जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ और उसको आपने फेस किया उसका भी तजुर्बा है। तो बहुत आपके अनुभव रहे हैं, बहुत ही रिच एक्सपीरियंसेस रहे हैं। डिफाइनिंग पीरियड्स आप किसको कहेंगे अपनी पॉलिटिकल लाइफ में? आप 2-3 हिस्से में मैं देख सकती हूँ जी। एक तो पॉलिटिक्स से पहले मेरे बचपन में मेरी माँ तो बहुत समाज सेवा करती थी। मेरे पिता डिप्लोमेट थे, सिविल सर्वेंट थे और उन दिनों में हमेशा अपना दिमाग कैसे चले, अपने हाथ कैसे चले, आपका दिल, दिमाग और हाथ को कैसे जोड़कर समझदारी से अपना काम करे। मेरे पिताजी वैसे थे। और मेरी माँ, जब हम जापान में थे और कोरियन लड़ाई हो रही थी तो अमेरिकन सोल्जर्स, जवान लोग वहाँ लड़ाई लड़ते थे और उनके ऊपर गोली लग के वो कभी बिना हाथ बिना पैर ऐसे आते थे हॉस्पिटल। तो मेरी माँ राजदूत की पत्नी होते हुए भी जाती थी हॉस्पिटल सेवा के लिए, वॉलंटियर बन के उनको पट्टी बांधना, दवाई देना। तो मैं बचपन से ये देख रही हूँ कि किसी का सेवा में लगना चाहिए। तो सेवा की भावना जब तक आपके दिल में नहीं है, पॉलिटिक्स आपका काम नहीं आएगा। जी, ये जो किताब लाइफ अमंग स्कॉर्पियंस है, उसके बारे में मैं वापस अगर पूछूं कि उसमें आपको अपनी पॉलिटिकल जीवन में अच्छे लोग भी मिले होंगे और ये स्कॉर्पियंस किनको आप कहेंगी? स्कॉर्पियंस को मैंने पॉलिटिशियन को देख के नहीं कहा। मैंने कहा कि वैसे लोग जो जब एक महिला सार्वजनिक जीवन में आती है तो कैसे उनको गिराया जाए, कैसे इनको छोटा दिखाया जाए, कैसे उनको पीछे धकेल दें। ये एक मानसिकता हमारे समाज में है और मैं देखती हूँ सिर्फ हमारे समाज में नहीं, हिलरी क्लिंटन के साथ भी वही हुआ। वो हार गई चुनाव में, सब लोग उनके कौन से कपड़ा पहन रही है, कौन सा ड्रेस का रंग है और क्या किस तरह की महिला है, एक महिला ज्यादा मैनली है, क्या पैंट सूट पहनेगी या स्कर्ट पहनेगी, ये सब चर्चा हुई। और उन्होंने जो अपनी किताब में हारने के बाद जो व्यक्त किया, मुझे लगा कि मेरे ही जीवन में भारत में एक छोटे स्तर पर यही हुआ है। दुनिया भर में पुरुष लोग सत्ता को आसानी से छोड़ना नहीं चाहते और वैसे भी घर में एक महिला ज्यादातर दबाए जाते हैं। जब आप मेट्रियार्क बनेंगे, दादी माँ, नानी बनेंगे तो शायद लोग आपका सुनेंगे, लेकिन गांव-गांव में और ज्यादातर महिला को सबसे बाद में खाना खाना, सबके सामने सर ढक के झुकना, अपनी राय को नहीं बताना, ये सब होता ही है। तो सार्वजनिक जीवन में आओ तो आपको किसी से झुकना नहीं है, आपको अपनी राय बताना है खुले में, दुनिया के सामने खड़े होके लड़ाई लड़ने के लिए अपनी कम से कम भावना दिखानी चाहिए। ये सब पुरुष को फिर चुभता है। पहले के दशक में को भी आपने देखा है और अभी भी हम देख रहे हैं, महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बदला नहीं है। अगर एक प्रियंका गांधी आती हैं पॉलिटिक्स में तो उनको आप डायनास्ट कहें, वंशवादी कहें, वो सही है अगर आप क्रिटिसाइज उस पर करें। पर हाल के दिनों में ये टिप्पणियां सुनाई दी, जैसे बीजेपी के ही एक एमपी हैं बस्ती से, उन्होंने कहा कि यहाँ आती हैं तो वो साड़ी पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, जब वो दिल्ली में होती हैं तो जीन्स टॉप पहनती हैं। मायावती के बारे में किसी ने टिप्पणी कर दी कि वो तो ना मर्द लगती हैं ना वो महिला लगती हैं। कहने का मतलब ये है, जयललिता को आपने देखे कि किस तरह से उन्होंने अपने को सुरक्षित रखा, कैसे वो कपड़े पहनने लगी, उन पर किस तरह के हमले हुए महिला होने के नाते। तो ये तब से अब तक सार्वजनिक जीवन में, खास करके राजनीति में, महिलाओं के लिए कुछ खास बदला नहीं है। नहीं बदला है और राजनीतिक टिप्पणी में कुछ ऐसी बातें जरूर आएंगे और ये चाहे कोई भी पार्टी हो, समाज में ये बात चलती है। और आजकल जब लड़कियां छोटे स्कर्ट पहनते हैं तो क्यों उनको परेशानी होती है बस में? इसीलिए क्योंकि लोग उसी को देखते हैं।
हमारे आदिवासी लोग ब्लाउज ही नहीं पहनते, लेकिन कोई नहीं कुछ कहता। एक सामाजिक कल्चर आपको क्या क्या घेरा हुआ है, उसको देखकर हमारे पुरुषों का रिस्पॉन्स होता है उसका। तो अभी भी उतना ही मुश्किल है जितना आपने जब शुरुआत किया था तो मुश्किल था राजनीति में महिलाओं के लिए, अभी भी उतना ही मुश्किल है, ये मान सकते हैं हम? अब मुश्किल तो है, मैं नहीं मानती कि बहुत कुछ फर्क पड़ा, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि जैसे अभी ऊंचे स्तर पर महिलाओं को मंत्री बनाया है जी। जैसे रक्षा मंत्रालय में हो या विदेश मंत्रालय में हो, उन महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया, किसी को परवाह नहीं वो क्या कपड़ा पहनते। निर्मला सीतारामन ने एयरफोर्स कपड़ा पैंट भी पहन लिया और साड़ी भी पहनती है। जब सिंगापुर या कहीं गई थी तो सारे दूसरे रक्षा मंत्री सब पुरुष थे, सूट पैंट पहन के, और उन्होंने बहुत खूबसूरत साड़ी पहन के अच्छा लगा। तो आपका अब ताकत होनी चाहिए अपने काम में करके दिखाने का। महिलाओं को परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग अपने कपड़े में के लिए क्या बोल रहे। मैं भी वैसे कभी कभी मुझे भी चुभता था जब अगर पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाया और मैं पार्टी के अध्यक्ष और पुरुष लोग आके सब बैठ के सबसे पहले बोलेंगे जया जी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है। मुझे गुस्सा आता था। ऐसे तारीफ के लिए कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता है, कोई प्रेसिडेंट बनता है ताकि पार्टी को सही दिशा में चलाने के वो मजबूती से करें और ये जिम्मेदारी ले। तो तब आपका जो कैपेबिलिटीज है उसको पुरुष जल्दी नहीं मानते। अगर प्रियंका गांधी अच्छा काम किया और चुनाव जीते या पार्टी का फायदा किया तो लोग ये सब नहीं बोलेंगे। अगर आप डायनेस्ट होके आएंगे क्योंकि आप पार्टी प्रेसिडेंट की बेटी है और फलाना फलाना के बहन है, ये सब हमारे देश को नहीं मानना चाहिए। राजा महाराजाओं का जिंदगी खत्म हो गया है। तो हमें अगर अपने आप को एक लोकतंत्र कहना है तो सब लोग बराबर, ऊंचे खानदान नीचे खानदान या कौन किसकी बेटी, ये सब हमें बिल्कुल नहीं मानना चाहिए जी। बहुत पार्टियां कर रहे हैं लेकिन वो तो उनको सुनना ही पड़ेगा जब तक वो अपने आप को काबिल नहीं दिखाएंगी। पर उस बीच में कपड़ों पर टिप्पणी अभी तक जो होती है वो बहुत आपत्तिजनक लगता है जी। एंजेला मर्केल इतनी मजबूत है, सब लोग कहते हैं बाप रे वो इतनी कड़क है कि हंसती भी नहीं और कोई रंगीन कपड़ा भी नहीं पहनती चाहे वो लाल कोट पहन ले तब भी। जी, मैं पॉलिटिक्स पे आना चाहती हूँ और आज की पॉलिटिक्स पे आना चाहती हूँ। मुझे याद है कि आपने कई दफा कहा है कि आप नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करती हैं या नहीं करेंगी। अभी नीतीश कुमार अभी तो बीजेपी के साथ हैं, उनमें उपेंद्र कुशवाहा उनके एक सहयोगी रहे, उनमें जिस तरह का टकराव चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे और क्यों आपको नीतीश पर भरोसा नहीं रहता है? खैर अभी मैं राजनीति में किसी पार्टी में नहीं हूँ। राजनीतिक टिप्पणी जरूर करूंगी और कुछ राजनीतिक मंचों पे भी बैठती हूँ विषयों को लेकर। इसलिए अभी नीतीश जी क्या करें क्या नहीं करें मुझे इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन अपने अनुभव ऐसे रहा है और सारे देश ने देख लिया है कि अपने सुविधा के लिए पार्टी के नेताओं का सम्मान करना नहीं करना या किसी पार्टी को बदल के इस तरफ जाना या उस तरफ जाना, वो तो जब सब लोगों ने उनके ऊपर बहुत भरोसा रखा था कि ये ईमानदार और काबिल नेता है, उसके बाद राजनीति में पलटना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी ईमानदार और काबिल नेता को भी अगर हार गए चुनाव में तो अलग बैठिए, आंदोलन करिए। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे व्यक्ति कितनी बार हारे भी है तो वो कभी चुप नहीं रहे, कभी दुखी नहीं रहे, कभी पार्टी से इधर को उधर हार गए या हारने वाले हैं इसलिए पार्टी बदल दिया। ये सब हम लोगों के समाजवादियों के सभ्यता ऐसा नहीं है। तो अगर सभ्यता और विचारधारा से कोई अलग हो जाता है तो उनके ऊपर कैसे विश्वास करें? लेकिन वो दौर सबको याद है कि जब जॉर्ज फर्नांडिस की आपने बात की, जॉर्ज फर्नांडिस का आपका लंबा साथ रहा, आपने साथ में काम किया, उनको बहुत करीब से जाना। जॉर्ज साहब गुजर गए, पर जॉर्ज साहब वो दौर था जब शरद यादव और नीतीश एक साथ हो गए और लग रहा था कि जॉर्ज साहब जो हैं वो अलग थलग पड़ गए। वो अकेले इंडिपेंडेंट तौर पे चुनाव लड़े, मुजफ्फरपुर से जाकर हारे, चौथे नंबर पर रहे, पर बाद में वो राज्यसभा में फिर आए और कहा जाता है कि नीतीश जी का इसमें योगदान रहा कि उसमें उन्होंने, ये भी कहा जाता है कि जॉर्ज फर्नांडिस की वजह से ही नीतीश वो बने जो वो हैं। उन्होंने उनको उनके मेंटोर की तरह काम किया, तो उनको गढ़ा।
अभी मानते हैं, भी थे। बीच तो आपको में नहीं लगा माना। कि उन्होंने जो थोड़ा बीच में गड़बड़ किया और नहीं माना, पर राज्यसभा में उनके लिए जगह एक तरह से बनाकर उस चीज को पूरा किया? राज्यसभा वाला मामला मजाक था, मुझे ऐसे लगा, क्योंकि अगर जॉर्ज साहब की तबीयत ठीक नहीं है और उनको लोकसभा नहीं लड़ना था तो राज्यसभा में बैठ के मूर्ति बन के क्या फायदा। अगर किसी का तबीयत ठीक नहीं है और जो आदमी अपने भाषण से दुनिया को हिलाया, वो आदमी अगर ठीक से बात ना कर सके तो उनको राज्यसभा में बिठा के, मैंने समझा कि वो एक मजाक है जी। वैसे अपने आप को खुश करने के लिए, कि जनता को खुश करने के लिए हुआ, क्योंकि जनता बहुत नाराज हो गए थे नीतीश जी से जब उन्होंने इस तरह किया। मैं हमेशा कहती रही हूँ, जॉर्ज साहब को नीतीश से बहुत प्यार भी था, तो अगर नीतीश जी जॉर्ज साहब के घर आके उनके पैर पकड़ के गला मिला के निवेदन करते कि प्लीज सर आप मत लड़िए, आपके पसंद के कोई भी वहां के कार्यकर्ता को खड़ा करिए, हम उनको जिताएंगे, हम सारे आपके बात को मानेंगे, विकास विचारधारा सब चीज को लेकर, लेकिन हमको आपके बारे में पिता जैसे फिक्र है और आप मत लड़िए, तो जॉर्ज साहब नहीं लड़ते। जॉर्ज साहब का दिल भी बहुत नरम था, देखने में बहुत मजबूत लेकिन दिल बहुत नरम, तो ऐसे प्यार से करते तो जॉर्ज साहब ये परेशानी में नहीं आते जी। लेकिन जब जबरदस्ती उनको धकेला तो जॉर्ज साहब के मन में हमेशा एक लड़ने का ही विचार था, शायद पैदा होते ही लड़ाई शुरू हो गई उनके, पहले परिवार से, फिर चर्च से, फिर सब लोग अन्याय जहां देखते थे वहां लड़ने निकलते थे। इसमें उन्होंने अन्याय देखा, क्योंकि मुजफ्फरपुर के लोग उनको चाहते थे, चाहे वो बीमार हो या सही हो जी। तो वो भी एक अन्याय हो गया, और जिस आदमी ने सारा कुछ किया उस आदमी को ऐसे धकेलना, उनको मन में बहुत दुख पहुंचा होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी करूं मैं लड़ूंगा, और उस समय वो किसी की बात, मेरी बात भी नहीं माने और लड़ना निकल गए, और उनको हार जीत का कोई परवाह ही नहीं था। हार के आए तो आराम से बड़े खुशी से आके घर बैठे, हंस रहे थे। मैंने उनको डॉक्टर के पास ले गई कि देख तो ले कि चुनाव के दौरान कोई परेशानी तो नहीं हुई। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया और बोले कि ये बिल्कुल ही फिट है, शारीरिक तौर से फिट है, मानसिक तौर से चाहे कुछ भी हो। और डॉक्टर ने खुद मुझसे बोला कि जो ये जिस काम से ये खुश हो वही काम इनको करने देना चाहिए। तो उनको खुशी हुई, लड़के चाहे हारे या जीते, तो डॉक्टर ने तो अनुमति दे दी कि कुछ नुकसान नहीं हुआ। जी। जॉर्ज साहब को जब हम याद करते हैं, चूंकि वो भी गुजरे और हाल के दिनों में उनके बारे में बहुत सारी बातें हुई, वो एक ऐसे नेता रहे हैं जिस तरह के नेता आप उनके भले क्रिटिसाइज करें या उनके आप प्रशंसक हों, पर वैसे नेता आप मिलते रही। जैसे आपने कहा कि हर बात में जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात हो, चाहे उनके दमदार भाषण हो, जिनकी स्पीचेस सबसे बेहतरीन स्पीचेस में याद की जाती हैं, वो भी सबको याद है कि मोरारजी देसाई सरकार का उन्होंने किस तरह बचाव किया और उसके कुछ ही घंटों के बाद वो सरकार को भी उन्होंने छोड़ दिया। आप कुछ याद करना चाहेंगे, उनके कुछ यादगार पॉलिटिकल डिसीजंस हैं या पॉलिटिकल लम्हे हैं उनके बारे में, उनकी वो स्पीचेस? जी, स्पीच तो खैर वो बहुत दिल से बोलते थे और ऐसे लोगों को हिलाते थे, क्योंकि जो वो जिस पर वो बोलते थे उस पर वो पूरी तरह से विश्वास करते थे। एक खोखला भाषण नहीं था, इधर उधर हाथ हिलाओ और ऊंचा आवाज करो, उससे नहीं मतलब होता है भाषण का। अगर आप अपने तर्क को, अपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वो आसानी से लोगों के सामने रखो। जैसे वो कहते थे कि मुंबई में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, खर्चा जो केंद्र सरकार करते थे, वो एक व्यक्ति के लिए कोई 47 रुपया या कुछ था, और बिहार में उसके तुलने में पर कैपिटा खर्चा 8 रुपया था एक किसी जमाने में। तो ऐसे जब कोई व्यक्ति सुनता है तो बोलते हैं कि जरूर बिहार के गरीब लोग बॉम्बे में आके बैठ जाएंगे सड़क पे, बॉम्बे के लोगों को बोले नाराज हो जाएंगे, कई टकराव होता है सामाजिक। ये सब चीज पर वो बड़े समझदारी से लोगों के सामने साधारण आदमी को समझाते थे, और उससे वो साधारण आदमी भी विश्वास करके बिल्कुल हिल जाता था। जी। कई लोग अभी इन दिनों में मिले जॉर्ज साहब के देहांत के बाद, जो मुझसे कहा कि हम राजनीति में आए उनके भाषण सुन के। स्टूडेंट होते थे, इमरजेंसी के समय या कोई यूनियन की लड़ाई के समय आके हम सुनते थे, तो तब से हम राजनीति में आ गए, अभी भी राजनीति में हूँ।
चाहे पार्टी बदले होंगे, लेकिन राजनीति में उनको तो उन्होंने बहुत लोगों को प्रेरित किया और बहुत, कैरिस्मेटिक बहुत लाखों लीडर लाखों थे। लोग। उनकी वो तस्वीर सबको याद है, पता नहीं यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं वो ज्यादा यंग जनरेशन है, पर वो अब तस्वीर पिछले दिनों भी बहुत छपी जब वो जंजीरों में जकड़े हुए हों और हाथ उठाए हुए हैं, तो गूगल में देख लेना, मिल जी जाएगा। तो वो तस्वीर उस दौरान की जब वो तिहाड़ में थे और 30,000 में पेश होने के लिए आए थे और बाहर पूरा जत्था था भीड़ स्टूडेंट्स का जो चिल्ला रहे थे कि जेल की सलाखें तोड़ो और जॉर्ज को छोड़ो और लाल सलाम, ये तमाम चीजें। तो वो बहुत ही एक आइकॉनिक और ऐसी तस्वीर है जॉर्ज साहब की जो याद की जाती है। पर तब होता था कि वो जो समाजवादी थे, एक सवाल बाद में ये भी उठा, वो कैसे फिर राइट विंग के साथ मिलकर वो सरकार में शामिल हुए? ये राइट विंग और समाजवादी को लोग गलत तरीके से समझ रहे हैं। फॉर्मेशंस जो पॉलिटिक्स के लिए होता है वो पावर के लिए होता है। इकोनॉमिक तो अलग बात है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट कभी कभी क्यों मिल जाते हैं? कम्युनिस्ट की तुलना में कांग्रेस तो कभी कभी राइट विंग भी है, कैपिटलिस्ट भी है, सब कुछ है। पावर के लिए लोग एक दिन सेक्युलर एक दिन कम्युनल। नहीं, पर जॉर्ज साहब किस लिए गए? जैसे कि जॉर्ज साहब ने हमेशा कहा अपने बारे में कि ना मैं सेक्युलर हूं ना मैं कम्युनल हूं, मैं नॉर्मल हूं। पर वो जॉर्ज साहब हैं जो कि हिरोशिमा के बाद उसकी जो डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें थी वो अपने दफ्तर में फोटो लगा के रखते थे और परमाणु हथियारों के वो विरोध में थे। बाद में वो रक्षा मंत्री के तौर पे पोखरण के दौरान वाजपेयी जी के साथ नजर आए, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोध पॉलिटिक्स में कोई भी चीज पे डटा रहना ताकि आप कोई असर न पड़ सके आपका, या तो सरकार में आके या चुनाव लड़के कोई एक बात पे डटे रहो तो वो पॉलिटिक्स नहीं होता है जी। अगर आप एडजस्टमेंट कर सकते हो कोई और बड़ा लक्ष्य को देख के, तो कैसे एडजस्टमेंट करें जिससे कि आप जाके खुद किसी को ना मारे, लेकिन अपने देश की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज मिसाइल आपकी तरफ निशाना रख के अगर तैयार हो रहे हैं तो क्या आप खाली बैठेंगे? पंखा हाथ में लेके थोड़ी अपने आप को हवा देंगे। जॉर्ज साहब वो पहले लीडर थे शायद जिन्होंने चीन के बारे में जो खतरा था उसके बारे में इतनी बातें की थी जब कोई नहीं बोलता था इस पर। खतरा का मतलब दुश्मन नहीं है, खतरा का मतलब है कि आप उस खतरे का सामना करने के लिए कमजोर नहीं रहना चाहिए। जैसे हम महिलाओं के बारे में कहते हैं जी, अगर आप कमजोर रहे, ढीला ढाला रहे तो आपको कोई उड़ा ही देगा। आप महिलापन को, फेमिनिस्ट एटीट्यूड को मत छोड़ो, लेकिन मजबूत तो बनो। आज की राजनीति के बारे में आप क्या सोचती हैं उस पर भी और बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग में और लौटेंगे वापस। जॉर्ज फर्नांडिस की राजनीति पे मैं बात कर रही थी। ऐसी सिद्धांतों की राजनीति उन्होंने की जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को लगता है वो जो कि अब कम नजर आती है। जैसे कि अभी भी हम लोग इस बारे में याद करते हैं कि कोका कोला को उन्होंने कैसे वापस भेजा और उसकी जगह 777 खड़ा किया। वो अलग बात है कि इंदिरा गांधी आई तो वापस सब 777 कोका कोला की झोली में चला गया, पर उनके ऊपर भी उनको भी टारगेट किया गया। जैसे कई तरह के स्टिंग ऑपरेशंस और रिश्वत लेते हुए वो सब बाद में सब में क्लीन चिट मिली, पर जब यूपीए सरकार आई तो उनको फिर टारगेट किया गया। तो आपको लगता है कि कई दफा पॉलिटिकल साजिश का शिकार हुए? वो पॉलिटिकल साजिश उन्हीं लोगों के ऊपर होता है जो ईमानदार होते हैं और कामयाब होते हैं, और जो ताकतवर होते हैं और डरते नहीं है किसी से। तो जब उनका दिल साफ था तो उनको कोई परेशानी नहीं हुई जब लोग हमला करते हैं। हमला तो बहुत उनके ऊपर हुआ है, हर बार वो जो दोष मुक्त हुए कमिटीज हुए, लेकिन ये बहुत खराब राजनीति शुरू हुई है कि जो भी आपको राजनीति करना है आंदोलन या विचारधारा से नहीं करेंगे, आपको अब सीबीआई या पुलिस या कोई आरोप लगा के करेंगे। और ये क्या करता है आखिर में, पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी सत्ता पे आने पर ये करेंगे तो दुनिया के सामने आप कैसे देश साबित हो रहे हैं कि आप सब लोग चोर हो। हम कह रहे आप चोर है, आप कह रहे हम चोर है, तो कौन साफ है? साफ वालों को चुनकर अगर चोर बनाया जाए तो असली चोर को कौन पहचानेगा? पर अब कौन पकड़ने जाएगा? तो बहुत बढ़ गया जया जी, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाती है इस सरकार पे। अब देखिए सीबीआई को मेरे ऊपर जो लगाया वो यूपीए ने लगाया। केज्ड पैरेट उनके बारे में जो पिंजरे पे तोता, वो यूपीए टाइम में ये शिकायत आई, इसमें नहीं। अब अगर आप जो चोर है उसको पकड़ने जाएं तब वो कहें आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो,
जब आपने ऐसे गलत इस्तेमाल किया, इसीलिए तो आप बोल रहे हो ये। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सभी सरकारें करती रही हैं और इन दिनों चलन बहुत बढ़ा है। सॉरी, मगर मैं इतना तो कहूंगी कि ये कांग्रेस ने ये रवैया शुरू किया। बीजेपी कब सरकार में आए? अटल जी के समय पर कोई सीबीआई के ऊपर आरोप भी नहीं था, किसी के ऊपर सीबीआई को लगाया भी नहीं था। यूपीए ने ये सब किया, जिसमें सबसे ज्यादा जॉर्ज साहब के ऊपर हमला हुआ, और जब वो पकड़ में नहीं आए, मेरे को भी साथ साथ, ताकि इनको पकड़ लें तो जॉर्ज साहब के ऊपर हम ये आरोप चिपका देंगे। भी वो 2 लाख रुपए की रिश्वत को लेकर वो स्टिंग ऑपरेशन किया। किसी को याद ही नहीं है कि मैं अभी भी कोर्ट में हूँ, अभी भी अंडर ट्रायल हूँ। 13 साल से मैं क्रिमिनल अक्यूज नंबर 1 हूँ, यहाँ बेल पे बैठी हूँ। ये क्या बात है, मैं क्रिमिनल लगती हूँ क्या? मेरे पास कोई धन है क्या? कोई आके देखा भी नहीं है भी कि नहीं। पर केस चल रहा है। केस तो चल रहा है, और वो अभी जज के हाथ में है, सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई के अपने इतने झगड़ा हो रहे हैं अंदर। आपको समता पार्टी के अध्यक्ष का पद भी इसलिए छोड़ना पड़ा एक तरह से। वो तो ठीक है, पद की कोई बात नहीं, लेकिन एक महिला को खासकर इस तरह के अपने चरित्र के ऊपर सवाल कोई उठाए तो बहुत बुरा लगता है। इतना मुश्किल से हम लड़के आगे आते हैं, ये दिखा करके हम लड़ सकते हैं, हम आपके बराबर में है, हमारा भी दिमाग है, हमारे अंदर भी जान है। वो दिखाते दिखाते अगर आपको ऐसे दिखाया जाए कि आप एक चरित्रहीन महिला हो, तो बहुत सारा जिंदगी का मेहनत नुकसान में हो जाता है। जॉर्ज साहब के लिए भी कहा जाता है कि उनके तो घर के दरवाजे सब जानते हैं, तो कहानियां लेजेंड हैं कि उन्होंने गेट ही तोड़वा दिया था कि गेट खुला रहे, पर बाद में उस जगह पे गेट लगा दिया गया और आपको भी वहां पर जाने से अंदर, ये बड़ा दुखद एक एपिसोड रहा जो कि पब्लिक में रहा कि उनकी पत्नी आई लैला कबीर, अब उनके साथ रहने लगी और आपको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं रही। वो आप में और लैला में जो एक तरह से सामने दिखा जो टकराव, जॉर्ज साहब के गुजरने के बाद वो चीजें अब सुलझ गई हैं। अचानक ठीक हो गया। इसमें मैं जॉर्ज साहब की देन कह सकती हूँ कि उनके अंदर जो मानवता थी वो कहीं ना कहीं उनके जहाँ रहते थे वहां उतर के आ गया। और ये साजिश किसने किया अब ये मुझे नहीं मालूम। उनको क्यों ऐसे चढ़ाया कि वो हमारे विरोध में हो जाएं, जबकि मैं कितने साल से उनके पारिवारिक मित्र भी हूँ, बच्चे को भी पाला है, पत्नी के साथ भी दोस्ती की थी और साहब के साथ राजनीति भी करती थी। तो इसमें कोई दोष तो है नहीं। क्यों ये हो गया मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। कौन लोग इसके पीछे हैं पता नहीं। और अभी जब सब ठीक हो गया, मैं वो सारा दौरान वो जो हुआ वो मैं भूलना चाहती हूँ। कोई फायदा नहीं है ये सब बात उठाकर जी। अभी सब लोग सुखी रहे, मैं इतना ही चाहती हूँ। आप लोगों से कुछ सवाल अगर आपके हैं तो लेना चाहती हूँ। आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? जी पूछिए। आपने अटल वाजपेयी जी की सरकार को अहंकारी बताया और सहयोगों को साथ में ना लेकर बताया, जबकि मोदी जी सरकार को आपने काफी अच्छा बताया। तो क्या आपका रुझान अब भाजपा की तरफ है, बीजेपी में जाने का इरादा है? नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं जाना चाहती हूँ। वाजपेयी जी का सरकार में हम लोग एक हिस्सा थे, हम एक सहयोगी दल थे। अहंकार कभी नहीं कहा। मैंने अपने किताब में लिखा है कि आखिरी दिनों में चुनाव, वो पहले एनडीए सरकार हारने का मेरी नजर से एक कारण था कि आखिरी दिनों में सहयोगी दलों को छोड़ना चाहा, जबकि उनका सहयोग बना रहते तो शायद हारते नहीं। इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं, ये से सब गलतियां उठाते हैं, वो सब ऊपर के खोखले बात है। असल में पार्टी हारते हैं या जीतते हैं, जमीन पे कौन वोट देता, वो वोट के लिए कितना कार्यकर्ता मेहनत करते हैं और पार्टी के ऊपर लोग कैसे विश्वास करते हैं। हम जहां पहले देखते थे कि अगर पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट भी कुछ बोलते थे तो वो बहुत ही तमीज से, पॉजिटिवली, लॉजिक के साथ बोलते थे, बट अब ये दौर बदल गया है। और अब जब अपोजिशन पार्टी पे, रूलिंग पार्टी पे या रूलिंग पार्टी अपोजिशन पे कोई भी तंज कसते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं। लाइक खुलेआम वो प्राइम मिनिस्टर को चोर बोल देते हैं राफेल डील के अंडर। वहीं प्रियंका गांधी पे भी इतने ज्यादा आरोप लगते हैं उनके कपड़ों को लेके, जैसे कि मैम ने बोला। तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगी कि ये जो बदलाव आया है? सामाजिक माहौल है। उन दिनों में सोशल मीडिया भी नहीं था, ट्विटर भी नहीं था। मैं ट्विटर में जाती हूँ मगर डर डर के, इसलिए कि ट्विटर में भी इतनी गंदी बातें एक दूसरे से कहते हैं जो कभी तमीज लोग नहीं कहते। क्यों हो गया कि हम लोग जब मुंह छुपे रहते हैं, नाम छुपा रहता है, तो आप किसी को कुछ भी कह दो। तो जब ट्विटर में
इतना मुझे गुस्सा आता है कि सबका मोस्ट जो खराब रूप है वो निकल आता है जी। तो वो ट्रोलिंग कह के कहो या किसी को भी तीर मारने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको एक खुला छूट मिल गया। पॉलिटिक्स में भी वही असर आ गया। आजकल बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, घर में बैठ के ट्वीट से किसी और नेता को गाली देते हैं। जी, भाषा बहुत गिर गई है राजनीति की, जैसे खुलेआम वही, प्रधानमंत्री अब को चोर ट्वीट में कहना देखो, या 4 लेटर वर्ड कितने होते हैं, मुझे तो शर्म आती है पढ़ने के लिए भी। As you were mentioning earlier about incorporating feminist attitude in ourselves, there is a curiosity to know how did you build up this image, because it is very clear with full confidence we can say that you represent the female identity. इमेज कोई बनाता नहीं है, आप जैसे पैदा होते हैं और जैसे आपके पेरेंट्स आपको कुछ सिखाते हैं तो आप वैसे ही बनते हैं। तो ये इमेज बिल्डिंग भी एक फिल्मी चीज है। एक तो पैदाइश से मैं एक मैट्रियार्कल सोसाइटी से आती हूँ। खासी लोग मेघालय में और नायर लोग केरला में, हम दोनों के पुरुष प्रधान समाज नहीं है। महिला सारा ताकत रखती है, जायदाद, खानदान का चाबी, जमीन, सब कुछ। और वो पहले जमाने में अंग्रेजों को आने से पहले किसी से मर्जी शादी कर लो, छोड़ना है तो आप आदमी को कह सकते हैं आप चले जाना, और घर जवाई जैसे होता था। तो सारी ताकत समाज में महिलाओं के हाथ में। तो जब एक लड़की पैदा होती है इन समाजों के बीच केरला में, कोई दुखी नहीं होता है, कोई रोते नहीं है, खुशी मनाते कि चलो लड़की आ गई, कम से कम हमारे जायदाद हमारे हाथ में रहे। तो ऐसे समाज में जब मैं पैदा हुई तो कभी न सर ढकना पड़ा, न झुकना पड़ा, और न कभी कोई पुरुष हम लोगों को दबाने आया। तो इस तरह से जब मैं पली और उसके बाद कई पढ़ाई भी सब विदेश में हुआ, तो मुझे पढ़ना, सीखना, कॉलेज एजुकेशन सब बहुत बड़े बड़े अच्छे जगह पे हुए। अमेरिका में मैं एक कॉलेज में गई थी, स्मिथ कॉलेज, जो आज तक उन्होंने ऑल विमेंस कॉलेज करके ही रखा है, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे ही माहौल में महिला उभर के आएगी। क्योंकि किसी भी क्लास में लड़कों के साथ अगर बैठना है तो उनका आवाज किसी न किसी दब जाता है। तो पुरुषों को दूर रखो, अपने आप को पूरी तरह से तैयार करो और फिर दुनिया में उतरो। तो ऐसे ऐसे बैकग्राउंड है मेरा। और फिर राजनीति में अगर आप 10 मिनट भी जॉर्ज साहब के साथ बैठे तो आप में इतनी हिम्मत आएगी कि आप सारा दुनिया से लड़ने के लिए, गलत चीजों से लड़ने के लिए, या अपने आप में ताकत रखने की आदत आपको आ जाएगी। तो मैंने इमेज बनाया नहीं, मेरे जीवन और मेरे अनुभव ने मुझे बनाया। हमारे देश के जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका अपने आप को 56 इंच का सीना कहना, क्योंकि उन्होंने अभी सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। आप इस बात से कितनी रूबरू हैं? आपका राय क्या है? पता नहीं 56 इंच के सीना उन्होंने खुद अपने बारे में कहा या किसी ने उनके बारे में कहा। कभी कभी बातें ऐसे वैसे घूम जाते हैं, किसी को पता नहीं सच क्या है। जैसे कि कोका कोला की बात का मैं उदाहरण देती हूँ। सब लोग कहते हैं जॉर्ज साहब ने कोका कोला को भगाया, जैसे कि बहुत गलत चीज किया, क्योंकि आप सब लोग कोक पीते हैं और आपको पसंद है, और सोशलिस्ट ही ऐसा कर सकता है। उन दिनों में और अभी भी कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी यहाँ आके भारत में कुछ बनाए तो वो इंग्रेडिएंट्स को आपको बताना पड़ता है। जी। कोका कोला ने बोला हमारा इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, हम नहीं बताएंगे। तो जॉर्ज साहब ने बोला या तो हमारे देश का कानून का पालन करके इधर रहो, या तो फिर आपको जाना पड़ेगा, ये सीक्रेट बताओ। तो वो नहीं माने और वो खुद चले गए। तो ये कहानी लंबे तौर से कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि पिक्चर शानदार हो जाता है कि ही थ्रू आउट समबडी। ऐसे ही है ये 56 सीना। अगर आप मोदी जी से बात करिए, और मैं उनको 2002 से पहले जानती हूँ, वो बहुत ही एक रेटिसेंट आदमी है, भाषण में तेज है जैसे जॉर्ज साहब तेज, लेकिन एक और एक करके बैठिए रूबरू तो बहुत आराम से क्वाइटली हम्बल तरीके से बात करते हैं। और जॉर्ज साहब भी बड़े प्यार से, जैसे आप कोई
पारिवारिक इंसान हो वैसे बात करते आपको थे। मोदी जी में और जॉर्ज साहब में कुछ सिमिलैरिटी व्यक्तित्व में या एक फायरी नेता के फायरी नेता और भाषण, खासकर डायनेस्टी के खिलाफ मुझे बहुत हंसी आती है जब मोदी जी कुछ डायनेस्टी के ऊपर कहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि जॉर्ज साहब उनको सुनते तो बड़े खुश होते, क्योंकि डॉक्टर लोहिया के समय से ही डायनेस्टी के खिलाफ रहे जी। और नेहरू जी जब थे तब से डॉक्टर लोहिया बोल रहे थे। लोग पूछते थे कि नेहरू के बाद कौन, नेहरू के बाद कौन। लोहिया ने पार्लियामेंट में कहा, क्या आपको नहीं दिखता है कौन सामने तो बैठी है। तो मालूम ही था कुछ ऐसे ही खानदानी उनकी आदत है या कैसे भी है। अब तो साबित हो ही गया कि खानदान के लोगों के अलावा उनको कोई नेता बनने की उनके मन में है ही नहीं। अभी एक महागठबंधन का मोदी जी के खिलाफ या ये जो सरकार इसके खिलाफ सब इकट्ठे हो रहे हैं और एक महागठबंधन की बात है। हमने देखा हाल ही में कि धरना हुआ, सेव द डेमोक्रेसी। ममता बनर्जी ने कहा कि नौजवानों को मोदी से बचाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ, ये तमाम नारे हुए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। आपको लोकतंत्र पर खतरा नजर आ रहा है और आपको ये महागठबंधन कैसे बनता दिख रहा है? लोकतंत्र होता है बहुमत, चुनाव में बहुमत जीतना और वो पार्टी जो बहुमत जीतती है वो राज्य करना। वो तो कहाँ खराब नहीं हुआ है, वोटर ही तय करेंगे। लेकिन मैं जब देखती हूँ, आप आम आदमी पार्टी को देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी को देखिए, समाजवादी पार्टी को देखिए, बीएसपी को देखिए, कोई एक नेता अलग से कुछ बोल सकता है? वो भी बहुत डिक्टेटोरियल है। कितने आम आदमी पार्टी के लोगों ने केजरीवाल के बारे में कहा कि वो डिक्टेटर है, वो बात ही नहीं सुनता किसी का, तो छोड़ देते पार्टी। ममता बनर्जी भी किसी को भी रखती है तो अपने भतीजा को, और नहीं तो वो जो बोले कोई एमपी मुंह नहीं खोल सकता, कोई एमएलसी मुंह नहीं खोल सकता। मायावती जी का भी कोई उनका रिश्तेदार है नहीं तो वो ही है। आप यूपी में कोई मीटिंग्स में पिछले सालों में देखा होगा, पूरा बड़ा मंच पे एक कुर्सी, उसमें वो बैठेगी और कोई नहीं उनके बराबर बैठ सकता है। वो लोकतंत्र है क्या? मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में भी सारे, कोई भाई, कोई भतीजा, कोई बेटा, कोई बहू, यही सब लोग है। ये डेमोक्रेसी है क्या? तो डेमोक्रेसी को इतने आसानी से हम बोले ओहो मरवा दिया, ये हो गया वो हो गया, वो थोड़ा बहुत आप बच्चे लोग कम से कम लोग समझे कि है क्या डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में एक नेता को कैसे बनना चाहिए, औरों की राय लेना चाहिए क्या, साथ बैठ के कुछ तय करना चाहिए क्या, और उसके बाद जो तय होता है वो मजबूती के साथ राज्य चलाओ, सरकार चलाओ, देश को चलाओ। अधिकार तो लोगों ने दिया है ना मोदी जी को, तो अगर मोदी जी बोलेंगे हमारे पास अधिकार आया है, अब हम चाहते हैं कि स्वच्छ भारत हो, तो क्यों ना हो। तो ये जो आरोप लगता है तानाशाही का, वो आपको आपके हिसाब से ये गलत है और ये तमाम पार्टियों में तानाशाही दिखाई दे रही है। आपने आम आदमी पार्टी की भी बात की, मायावती जी की भी बात की कि हर जगह ये परिवारवाद भी दिखता है और तानाशाही भी। अभी जो चुनाव होने हैं उसमें आपको ऑपोजिशन या महागठबंधन जो बन रहा है उसमें कोई एक चेहरा ऐसा दिखता है जो प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प हो इस महागठबंधन में? नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक नेता अपने अपने राज्य के बारे में ही सोचे हैं और काम किए हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू को लीजिए, किसी को पता नहीं है वो चुनाव इस बार वहां अपने स्टेट में भी जीतेंगे कि नहीं, कोई लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन वो साउथ का आदमी है, वो कितना तक पहचानेगा नॉर्थ ईस्ट का या झारखंड का या ऐसे। और बंगाल के बाद बंगाल, यूपी की बात यूपी, बिहार की बात बिहार। अगर वो उसी राज्य में रहे हैं, पले हैं और उस राज्य का नस को ही जानते और पूरे देश का नहीं। मैं 2 दिन पहले एक वीडियो देख रही थी जॉर्ज साहब का, जिसमें करण थापर या कोई उनसे कुछ पूछ रहे थे। उन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण दिया, बवेरिया का चुनाव में अभी क्या हुआ, फिलहाल देश के चुनाव में कौन क्या कितना सीट जीता, ये सब जानकारी कौन रखता है आजकल? बवेरिया देश ही कहाँ है, लोग पूछेंगे कौन सा देश है, कहाँ है। लोग पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है। अब लाइब्रेरी में जाने का क्या फायदा जब आप जात से जीत सकते हैं। तो बहुत ये सब फर्क आ गया है पॉलिटिक्स में कि लोग जात और धर्म पे ज्यादा वोट प्राप्त करके अपने बुद्धि को इस्तेमाल करने के का काम को थोड़ा कम किया है। नहीं तो आप जब तक इतना बड़ा देश, इतने बड़ी जिम्मेदारी, इतने बड़ी संख्या वाली देश को चलाना है, तो आपको
दुनिया के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। इतना ही समय है हमारे पास हम लोग में। जया जेटली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।